हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डन पर। मेरा नाम शोभित है दोस्तों, और आज मैं साइंस के आपको फिजिक्स के कुछ बारे में बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में सीडीएस और एनडीए का एग्ज़ाम होने वाला है 16 अप्रैल से। तो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि जब आप साइंस से रिलेटेड कितने भी, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं, क्योंकि सीडीएस में सबसे ज़्यादा ये बात होती है कि साइंस से कहाँ से पढ़े। तो आपके लिए दोस्तों ये वीडियो रहने वाला है, इसमें आपसे मैं भौतिक विज्ञान के कुछ एक्सपेक्ट ऐसे क्लियर कराऊंगा जिससे कि आने वाले समय में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चाहे फिर यूनिट क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होती है, मोशन क्या होता है, गति क्या होती है, और गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, ग्रेविटेशन क्या होती है, वेव, साउंड वेव, हीट, मिरर, लेंस, लाइट, स्कैटरिंग और डेरिवेटिव, ये सभी की सभी दोस्तों जो भी फंडामेंटल यूनिट है और जो भी फंडामेंटल लॉ हैं फिजिक्स के रिलेटेड, सारे के सारे आज इस लेक्चर के माध्यम से मैं डिस्कस कराने वाला हूं। बस थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा यूनिट के बारे में, क्योंकि किसी भी भौतिक राशि को, मतलब आप फिजिक्स के रिलेटेड आज हम लेक्चर को डिस्कस कर रहे हैं, तो किसी चीज़ को मापने के लिए दोस्तों हमें सबसे पहले जरूरत होती है यूनिट की। अब इस चीज जो फिजिक्स के अंदर दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या होती है कि ये सब चीज़ माप तोल पर ही आधारित होती है। अब हम चीज़ों को क्या देखते हैं आसपास के, हम हमारे जो इन्वायरमेंट है वो चीज़ पहले भी थी, लेकिन अब उन चीज़ों को हमने दोस्तों मेज़र करना, हमने उनको मापना स्टार्ट कर दिया है। अब से जब से फिजिक्स का निर्माण हुआ है दोस्तों, जब से फिजिक्स बना है, तो तब से लेकर अब तक हम चीज़ों को मापने लगे हैं। उससे पहले दोस्तों क्या नहीं थी, सब चीज़ें हुआ करती थी। अब से 200-300 साल पहले जब से फिजिक्स नहीं बना था, ये सब चीज़ें हुआ करती थी। लेकिन जब से फिजिक्स का स्टार्ट हो गया, हमने सोचना, हमने अपनी बातों को समझना स्टार्ट कर दिया, ये सब वातावरण में क्या क्या चीज़ें घटनाएं घट रही हैं वो सब चीज़ें स्टार्ट कर दी। तो दोस्तों उनको मापने का हमने जरिया बनाया, हमने मापने की उनकी यूनिट बनाई कि इस प्रकार से, इस आधार पर हम उनको बांट सकते हैं। तो यही कारण है दोस्तों, आज मैं इस लेक्चर के माध्यम से आपको भौतिक विज्ञान से या फिजिक्स के सभी एक्सपेक्ट आपके क्लियर कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यूनिट के बारे में। यूनिट क्या होती है दोस्तों, दो प्रकार की होती है। यूनिट होती है दो प्रकार की, फंडामेंटल यूनिट और डेरिवेटिव यूनिट, यानी कि मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक दोस्तों लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा आदि को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रक को मूल मात्रक कहा जाता है। तीन बताए दोस्तों मैंने, लंबाई, द्रव्यमान और समय। वहीं सिस्टम ऑफ यूनिट भी होती है। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होती है, भौतिक राशियों के मापने के प्रयुक्त मात्रक के लिए चार पद्धतियां होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है एमकेएस पद्धति, एक होती है सीजीएस पद्धति, और एक होती है एफपीएस पद्धति। दोस्तों वहीं इनमें अगर आप लेंथ में मापते हैं तो इसको फुट फुट में मापते हैं, किसको? एफपीएस पद्धति के अंदर, ठीक है। वहीं अगर मास को मापते हैं तो इसको हम पाउंड में मापते हैं, ठीक है। और टाइम को मापते हैं दोस्तों सेकंड में, ठीक है। तीनों की तीनों पद्धति जोन सी भी होती है दोस्तों, टाइम को एक ही चीज से मेजर किया जाता है, वो होती है सेकंड। वहीं सीजीएस पद्धति के अंदर दोस्तों सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड होती है। एमकेएस में मीटर, किलोग्राम, सेकंड होती है। ये होती है दोस्तों सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। अब ऐसा ही मात्रक भी होते हैं दोस्तों, कुल संख्या ऐसा ही मात्रक में भी 7 बताई गई है। ऐसा ही क्या होती है दोस्तों, यह एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी एक मान्य प्रणाली है। इसका जो पूरा नाम है वो सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट है। इसका दोस्तों प्रतीक होता है एसआई, ठीक है। अब इसमें जो मूल राशियां होती हैं वो कौन कौन सी हैं, इनको आप देखिए। मूल राशि जैसे दोस्तों लेंथ है, लेंथ की जो यूनिट है वो मीटर है। मतलब मास है, मास द्रव्यमान, उसका किलोग्राम में यूनिट होती है दोस्तों। उसका जो सिंबल होता है ये आप इसमें देख सकते हैं, ये सिंबल है, ये लेंथ है और ये इनकी यूनिट है। ये दोस्तों होती है मूल राशियां, यानी कि फंडामेंटल यूनिट। वही दोस्तों व्युत्पन्न यानी कि डेरिवेटिव यूनिट क्या होती हैं, वो होती हैं, जैसे आपने महत्वपूर्ण जो इकाई देखी, में सभी जो इकाई होती हैं, में सभी भौतिक राशियां जिले मूल मात्रक, जो मूल मात्रक होते हैं उनके संयोजक से व्यक्त किया जाता है, उनको व्युत्पन्न मात्रक यानी डेरिवेटिव यूनिट कहा जाता है। एफपीएस पद्धति में दोस्तों लंबाई या दूरी का मात्रक फुट होता है, ये मैंने आपको बताया। 1 फुट बराबर 12 इंच होते हैं, जिसमें लगभग 30.48 सेंटीमीटर या फिर 3.304 मीटर होते हैं। वहीं इंच में लंबाई या दूरी का मात्रक होता है, इसे 2.54 सेंटीमीटर में मापा जाता है। तो ये दोस्तों इनके मेजरमेंट हैं। इनको आपको ध्यान रखना है कि एमकेएस पद्धति के अंदर क्या होता है, जो एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, ये दोस्तों होती हैं मेजरमेंट, मापने के लिए, इकाई को मापने के लिए, ठीक है। ये दोस्तों सारी की सारी बातें मैंने आपको बताई। अब एंगस्ट्रॉम, माइक्रोन,
इंच, फुट, ये सभी के सभी दोस्तों मेजरमेंट होते हैं किसी भी दूरी को मापने के लिए, ठीक है। अब एंगस्ट्रॉम के दोस्तों अत्यंत छोटी दूरी होती है, उसको मापने के लिए इसका एक मात्रक होता है। इसमें तरंग दैर्घ्य सामान्यतः एंगस्ट्रॉम में व्यक्त करते हैं, जिसको आप ए से भी डिनोट करते हैं। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है दोस्तों 10⁻⁻10 मीटर। और अब मैं बात करता हूं जो बड़ी दूरी को मापते हैं, जैसे खगोलीय इकाई हैं, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बड़ी बड़ी दूरी जैसे कि हम पृथ्वी से सूर्य की दूरी को मापते हैं, पृथ्वी से हम चंद्रमा की दूरी को मापते हैं, तो वो किस प्रकार से मापी जाती है। सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्तों एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की। खगोलीय इकाई पृथ्वी के केंद्र से सूर्य से केंद्र की औसत दूरी के बराबर होती है, जिसको दोस्तों हम प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर के माध्यम से मापते हैं। यह दोस्तों प्रकाश वर्ष एक तय की गई दूरी है, खगोलीय दूरी के मापने में इकाई है, और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है दोस्तों 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। वहीं अगर हम पार्सेक की बात करें, इसका जो प्रयोग होता है दोस्तों खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए इसका भी प्रयोग किया जाता है। एक पार्सेक का मान होता है 3 इंटू 10⁻16 मीटर अथवा 3.262 प्रकाश वर्ष, ठीक है। ये सभी बातें दोस्तों हमें दूरी को मापने के लिए हमारे लिए मेजरमेंट तैयार किए गए हैं। अब मैं बात करता हूं दोस्तों इसके अंदर, जैसे डॉप्सन यूनिट होती है, और क्यूसेक होता है, बार होता है, जूल होता है, कुलाम होता है, वोल्ट होता है, ओम होता है, वाट, मेगावाट, हॉर्स पावर, ये सभी के सभी दोस्तों ये मापते हैं, हम इनको दूरी में मापते हैं। लेकिन शक्ति जैसे पावर होती है, इसको भी हम मापते हैं। मेगावाट से हम विद्युत को मापते हैं, वोल्ट को हम विभवांतर से मापते हैं, कुलाम को हम आवेश मात्रक होते हैं इनके। ये सभी के सभी दोस्तों जितने भी आपसे एक्सपेक्ट होते हैं, ये सभी के सभी फिजिक्स के अंदर उन चीज़ों को मापते हैं जो हमारे वायुमंडल में सभी चीज़ें उपस्थित होती हैं, में उन चीज़ों को मापते हैं। जैसे डॉप्सन को ले लीजिए, वायुमंडल में दोस्तों ऊर्ध्वाधर स्तंभ में उपस्थित गैस की जो मात्रा होती है उसको मापने के लिए वायुमंडल में ओजोन की मात्रा को जैसे डॉप्सन यूनिट से मापा जाता है। क्यूसेक से दोस्तों जो ये प्रवाह मापने में एक क्यूबिट जो होती है वो फीट प्रति सेकंड के आधार पर मापा जाता है, उसको क्यूसेक कहते हैं। और बार को दोस्तों दबाव मापने के लिए काम आता है, ठीक है। जूल कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक होता है, यानी कि दोनों की यूनिट होती है, ठीक है। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों मैं बात करता हूं इसमें प्रकाश के बारे में कि प्रकाश क्या होती है। दोस्तों मैंने आपको अभी बताया कि प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 के बराबर होता है। ये मैंने आपको बताया दोस्तों चंद्रमा से कितनी दूरी है पृथ्वी की, 1.3 प्रकाश सेकंड, ठीक है। और पृथ्वी से सूर्य की कितनी दूरी है, 8 प्रकाश मिनट, ठीक है। यानी कि 8 प्रकाश मिनट के बराबर होती है चंद्रमा से और सूर्य की दूरी। प्रकाश से पृथ्वी से जो मंगल की दूरी है वो कितनी है, ये आपको इसमें दिखाई गई है, आपको ध्यान रखनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं कि डॉप्सन किसको मापता है, क्यूसेक किसको मापता है, थर्म, जूल क्या इसकी यूनिट क्या है, ये सभी के सभी दोस्तों आपसे पूछे जाते हैं। किलोवाट घंटा दोस्तों एक ऊर्जा की एक इकाई है, जो किलोवाट घंटा का माप होता है वो 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों सोनार की। सोनार क्या होता है दोस्तों, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। यह एक प्रासर्य तरंगे है, इसका उपयोग दोस्तों समुद्र के जो भीतर जो वस्तु होती है उसको उसकी दूरी का पता लगाने के लिए किया जाता है। जैसे मैं आपको इसमें चित्र के माध्यम से बता सकता हूं, ये जो चित्र है इस पर एक सोनार लगा होता है, एक टेक्नोलॉजी है। वो क्या करती है दोस्तों, अपनी वेव को छोड़ती है, और फिर जो भी चीज होती है जैसे कि गहराई को मापने के लिए उसको तैयार किया जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों जैसे कोई इसके आसपास कोई ऐसी चीज आ रही है, जैसे पनडुब्बी वगैरह आ जाती है किसी भी एनिमी देश की, तो उसका पता लगाने के लिए दोस्तों सोनार का प्रयोग किया जाता है। वहीं रडार का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है, यह सूक्ष्म तरंगों के उपयोग में दोस्तों किसी वस्तु की स्थिति को पता लगाने के लिए कार्य करता है। वायुयानों में परिचालन हेतु हवाई अड्डों पे इसका प्रयोग किया जाता है। रडार की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों वो होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों मोशन की। जल्दी से दोस्तों हम इस लेक्चर को सारी की सारी बातें मैं इसमें लेक्चर में आपके लिए कवर करना चाहता हूं, क्योंकि ज्यादा बड़ा भी ना हो, जिससे कि आपको देखने में या फिर आपको समझने में कोई दिक्कत की परेशानी की ना उठानी पड़े। अब मैं बात करता हूं दोस्तों मोशन की। मोशन क्या होता है दोस्तों, मोशन वो होता है जो गति, जिसको भी आप गति भी कह देते हैं कि हम गति को किस प्रकार से मापते हैं, या फिर गति हम जब चलते हैं तो ये सिंपल सी बात है, स्पीड है, गति है, ठीक है। अब इसको भी मापने के लिए दोस्तों स्केलर क्वांटिटी होती हैं, जैसे अदिश राशि भी आप इसको कह सकते हैं।
में भौतिक राशियां जिसका परिमाण तो होता है परंतु दिशा नहीं होती हैं। जैसे अदिश राशियों को मैं कह देता हूं, उदाहरण के लिए जैसे तापमान है, घनत्व है, डेंसिटी है, मास है, और इलेक्ट्रिसिटी है, समय है, चाल है, ये सभी के सभी दोस्तों स्केलर क्वांटिटी है। सदिश राशि कौन सी है, यानी वेक्टर क्वांटिटी, वो में भौतिक राशि दोस्तों जिनका परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है, जैसे सदिश राशि आप कह सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे विस्थापन है, वेग है, बल है, त्वरण है, ये दोस्तों गति में स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी आती है। ठीक है, इनको ध्यान रखना है, ये मैंने आपको दी है। स्केलर के अंदर दोस्तों मास आता है, वेक्टर आता है, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, ये सभी के सभी मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं दोस्तों न्यूटन के नियम की, कि न्यूटन का नियम क्या कहता है। न्यूटन के नियम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपके लिए सीडीएस के अंदर, एनडीए के अंदर या सीएपीएफ एसी के अंदर बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको इसको तैयार करना है, तीनों के तीनों लॉ आपको याद रखने हैं। पहले मैं बात करता हूं न्यूटन का प्रथम नियम के बारे में, यानी कि फर्स्ट लॉ के बारे में। यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर हम कोई वस्तु रखी है, अगर उसको हम बाह्य बल नहीं लगाते हैं तो वो बिल्कुल भी मूव नहीं करती है। यही पहले नियम को बताता है, उसको कहा जाता है दोस्तों जड़त्व का नियम। ठीक है, यानी कि उदाहरण के लिए अब मैं मोटर में एक अचानक से ब्रेक लगाने पर जो सवार यात्री होता है वो आगे की ओर झुकने लगता है, या फिर कंबल को डंडे से पीटने पर उसमें धूल के जो छिड़क कर नीचे गिरने लगते हैं, ये होते हैं दोस्तों जो नियम है। न्यूटन का जो नियम है वो फर्स्ट नियम को दर्शाता है। ठीक है, अब द्वितीय नियम की बात करते हैं दोस्तों। किसी वस्तु के सम्यक परिवर्तन की दर पर आरोपित बल के जो समानुपाती होता है वो सम्यक परिवर्तन के आरोपित बल की दिशा में कार्य होता है। इसके नियम दोस्तों अनुप्रयोग कैसे कह सकते हैं, जो न्यूटन का जो दूसरा नियम है वो कैसे होता है। न्यूटन का दूसरा नियम दोस्तों क्रिकेट के खेल के क्षेत्र के जब तेजी से आती गेंद को कैच करता है तो अपने हाथों से गेंद के वेग की दिशा को पीछे की ओर करते हुए गेंद पकड़ता है। और गाड़ियों में लगने वाले झटकों से बचने के लिए स्प्रिंग या शॉक एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं। और हल्की भारी दो गेंद होती हैं दोस्तों, समान वेग से गतिशील होती हैं। ये उदाहरण है दोस्तों न्यूटन के दूसरे नियम की। तीसरे नियम की बात करता हूं। तीसरे नियम में दोस्तों प्रत्येक क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे प्रतिक्रिया यात्रा के बराबर परंतु विपरीत दिशा में होती है। उदाहरण के लिए बंदूक से जब गोली छोड़ी जाती है दोस्तों वो पीछे की ओर झटका देती है, और इसका कारण जितना बल से गोली आगे जाती है उतने ही वह बल प्रतिक्रिया बंदूक से लगती है। तो ये दोस्तों कारण है, उदाहरण है न्यूटन के तीसरे नियम की। वहीं अगर मैं एक और उदाहरण आपको दूं तो रॉकेट की गति में उसके निकलने वाले तीव्र गैसीय, जिसको आप एग्जस्ट कहते हैं, इसको भी प्रतिक्रिया होती है। नाव के जल में चलाने के लिए चंपू से जल को पीछे की ओर धकेलना, हम अपने भार का जो अनुभव करते हैं वह प्रतिक्रिया बल का उदाहरण है। ठीक है, इसको दोस्तों जो इसका एसआई मात्रक होता है, यानी कि इसका जो सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। घर्षण बल की बात करता हूं, दो सतहों के बीच जो परस्पर संपर्क में उत्पन्न होने वाला बल होता है वो घर्षण बल होता है। चुंबकीय बल दोस्तों दो ध्रुवों के मध्य लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। वहीं गुरुत्वाकर्षण बल ब्रह्मांड में स्थित दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अभिकेंद्र यानी कि सेंट्रीपोर्टिकल फोर्स ये होता है दोस्तों जब एक पिंड होता है आर त्रिज्या वाले किसी वृत्तीय पथ पर, मतलब गोल पथ पर वो गति कर रहा है, तो उसमें जो केंद्र की ओर बल लगता है वो होता है दोस्तों अभिकेंद्रीय बल। वहीं आप एक अपकेंद्रीय बल के भी बारे में सुनेंगे। अपकेंद्रीय बल क्या होता है, जब कोई पिंड वर्ताकार पथ पर गति करता है तो अपकेंद्रीय बल की विपरीत दिशा में अर्थात बाहर की ओर लगने वाले बल को अपकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। ये दोस्तों मैंने आपको जितनी भी बातें बताई ये मोशन से रिलेटेड बातें बताई, न्यूटन लॉ बताए, मैंने आपको घर्षण बल के बारे में बताया। ये बात आपको ध्यान रखनी है क्योंकि भौतिक विज्ञान के अंदर, फिजिक्स के अंदर दोस्तों यही बातें आपसे पूछी जाती हैं। ज्यादा इसमें कोई आपको डीपली जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है या हो भी, आपको ज्यादा इसके लिए पढ़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि यूपीएससी आपसे सिर्फ आपकी जो बेसिक नॉलेज है उसको ही आपको मेजर करती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बस आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं दोस्तों हम ग्रेविटेशनल यानी कि फोर्स के बारे में। पहले तो मैं आपको बताता हूं बल आघूर्ण के बारे में यानी कि टॉर्क के बारे में। किसी बल द्वारा किसी पिंड को एक निश्चित अक्ष के विपरीत घुमाने की प्रवृत्ति को बलाघूर्ण यानी टॉर्क कहते हैं। दैनिक जीवन में बलाघूर्ण में उदाहरण में दोस्तों बात करता हूं। हैंडपंप में एक बड़े हत्थे का एक लगाया जाना, दरवाजों से हत्थे को किनारे पर लगाना, कुम्हार के चाक में लकड़ी फंसाने वाला जैसा चाक होता है, ये कारण है दोस्तों, ये टॉर्क के बल आघूर्ण के कारण है। इनको दोस्तों ये उदाहरण है, इनको ध्यान रखना है। एक इंपल्स के बारे होता है दोस्तों जिसको आप आवेग कहते हैं। यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत कम समय के लिए आरोपित होता है तो बल का समय अंतराल में गुणनफल को आवेग कहते हैं। उदाहरण दोस्तों क्रिकेट में
बल्ले और गेंद का संपर्क, जब हम दीवार पर गेंद मारते हैं तो गेंद दीवार से टकराकर वापस आती है, होता है दोस्तों इम्पल्स यानी कि आवेग। संवेग, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है दोस्तों, ये होता है संवेग का संरक्षण का नियम। यदि एक वस्तु या अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाह्य बल आरोपित न हो तो उसका संवेग सुरक्षित रहता है। उदाहरण के, यदि दो लोहे के जो गोले होते हैं संवेग बराबर होते हैं और आपस में टकराते हैं तो रुक जाते हैं। यह प्रतिक्रिया टकराने से दोस्तों संवेग का नियत रहता है। रॉकेट के ऊपर जाने पर हो संवेग का संरक्षण का नियम एक अच्छा उदाहरण है। प्रेशर की बात करते हैं दोस्तों। प्रेशर क्या होता है, पास्कल के अनुसार यदि द्रव में स्थित सभी बिंदु पर एक ही ऊंचाई पर स्थित हो तो स्थिर अवस्था में सभी बिंदुओं पर लगने वाला जो बल होता है, वो दाब होता है, वो समान होता है। इसको पास्कल में मापते हैं। दाब बराबर होता है दोस्तों बल अपॉन क्षेत्रफल, यानी कि जो फोर्स होता है अपॉन एरिया के बराबर होता है क्या, प्रेशर। ठीक है, प्रेशर की जो एसआई यूनिट होती है दोस्तों वो पास्कल होती है और इसको न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के भी माध्यम से इसको मापा जाता है। आपको यूनिट सारे याद करके जानी है क्योंकि यूनिट से भी दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है दोस्तों, जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो उसके भार में आभासी कमी आ जाती है। वस्तु के भार में यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। दोस्तों इसको मैं थोड़ा सा आपको उदाहरण दे देता हूं। आर्किमिडीज का सिद्धांत, एक बाल्टी में दोस्तों पानी ले लीजिए आप, और आप उसमें जितना आपने वजन का या फिर जितने आपने उसमें उसको मापना है कि इसमें कितना वजन है, तो आप उसमें बाल्टी में पानी भर दीजिए और आसपास भी उसके एक बाल्टी और अलग रख लीजिए, छोटी बड़ी बाल्टी उससे, और उसमें आप रख दीजिए। जब भी आप उसमें कोई वस्तु को डालेंगे तो उस वस्तु से जितना भी पानी डिस्प्लेस होगा, उस वस्तु से बाहर जो पानी आएगा वो दोस्तों आप तोल लीजिए। उस प्रकार से दोस्तों आर्किमिडीज का सिद्धांत कार्य करता है। और उत्प्लावक बल यानी कि बायोन्सी फोर्स क्या होता है, जब द्रव्य किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगाए जाने वाला बल होता है उत्प्लावक यानी कि बायोन्सी फोर्स होता है। पृष्ठ तनाव क्या होता है, कोहेसिव फोर्स क्या होता है दोस्तों, जब द्रव के पृष्ठ पर स्थित अणुओं के ऊपर के कोई बल नहीं लगता किंतु नीचे स्थित अणुओं द्वारा आकर्षण बल लगाया जाता है, जिससे पृष्ठ पर जो अणु होते हैं वो तनाव महसूस करते हैं। इस तनाव के कारण दोस्तों जलीय जो पृष्ठ होता है अपना क्षेत्रफल कम करने की कोशिश करता है और जलीय पृष्ठ पर लगने वाले बल, इस बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। अब एक दोस्तों कैपिलरी होता है जिसको आप कोशिका तंतु कहते हैं या केशव नली कहते हैं। बहुत बरीक नली होती है दोस्तों, वो उसमें द्रव ऊपर चढ़ने के अथवा नीचे उतरने की घटना को कोशिका तंतु यानी कि कैपिलरी कहते हैं। केशव नली को दोस्तों द्रव में भरे बर्तन में रखते हैं। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। तो द्रव जो है दोस्तों वो ऊपर की ओर चढ़ता है। केशव नली को पारे में भरे बर्तन में रखते हैं तो द्रव नीचे की ओर खिसकता है। तो ये कारण दोस्तों होता है कैपिलरी का। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण भी आपको दे देते हैं। जैसे लालटेन में आपने देखा होगा जब मोमबत्ती होती है, मोमबत्ती में आपने लालटेन पहले यूज होती थी बहुत, तो उसमें दोस्तों वो जो बत्ती लगाई देते थे ना, वो उसमें आप तेल ऊपर चढ़ता रहता था। ये भी एक कारण दे सकते हैं आप। और जल में जो भरी बाल्टी तौलिए में एक सिरा डाल दे तो जल जो तौलिया है दोस्तों वो आधा उसका जो भाग है वो गीला हो जाएगा। ठीक है, चल आप थोड़ा सा डाल दीजिए। वर्षा होने के बाद सिंचाई करने के बाद किसान खेतों की जुताई कर देते हैं जिससे मिट्टी में बनी केशव नलियां टूट जाए और पानी की जो कारण है मिट्टी नमी बनी रहे। ठीक है, और निब वाले पेन की जो नोक हो बीच से चीर दी जाती है तो फिर इसके केशव नली बन जाती है। इसी कारण से इसी केशव नली के दोस्तों स्याही लगाकर चढ़ती रहती है तो इसको पेन लिखता रहता है। तो पौधों में जड़ों द्वारा मृदा से जल अवशोषित करना, ये भी कोशिकाओं का यानी कि कैपिलरी का एक उदाहरण है। एक है दोस्तों विस्कोसिटी। ठीक है, यानी कि विस्कोसिटी क्या होती है, श्यानता। जब द्रव की जो विभिन्न परतें होती हैं, गति होती है, तब उन परतों के बीच एक घर्षण बल कार्य करता है। तो परतों की जो अपेक्षित गति होती है दोस्तों विरोध करता है, श्यानता कहलाता है। इसका उदाहरण दे देते हैं दोस्तों। ठोस पदार्थ में श्यानता का गुण नहीं पाया जाता। दोस्तों क्या होता है, जो द्रव जितना गाढ़ा होगा उसकी जो परतें होगी मध्य उतनी ही अधिक श्यानता होगी। ठीक है, द्रवों का जो प्रवाह होगा दोस्तों धारा रेखीय प्रवाह होता है, क्रांतिक वेग होता है, बार्नौली होती है। ये दोस्तों धारा का प्रवाह होता है। धारा रेखीय प्रवाह दोस्तों जो द्रव के धारा रेखीय प्रवाह में द्रव का प्रत्येक कण एक ही बिंदु से गुजरता है। क्रांतिक वेग के अंदर दोस्तों यानी कि क्रांतिक डिस्प्लेसमेंट या क्रांतिक मोशन के अंदर दोस्तों क्रांतिक वेग धारीय प्रवाह का उच्चतम गति को कहते हैं। बार्नौली प्रमेय दोस्तों क्या होती है, यदि कोई आदर्श वेग धारा रेखीय प्रवाह से किसी नली से होकर प्रभावित होता है तो मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर दबाव या ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थित ऊर्जा का योग एक नियतांक होता है। उदाहरण के लिए दोस्तों हम बात करते हैं, जब प्लेटफॉर्म पर ट्रेन पहुंचती है तो प्लेटफॉर्म के किनारे खड़े पत्ते अथवा
कागज में टुकड़े आदि उड़ने लगते हैं। ऐसा होने की वजह से दोस्तों ये जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती है तो वस्तु और गाड़ी के बीच दाब कम हो जाता है, जिससे जो वस्तुएं और गाड़ी की खिंचाव होते हैं वो महसूस करती है। अब ग्रेविटेशन की बात करते हैं। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण दोस्तों आप सिंपल सी बात कर लीजिए कि आपने कभी ना कभी देख लिया होगा कि जो कोई चीज हम ऊपर फेंकते हो तो वो नीचे क्यों आती है, वो ग्रेविटेशन है, वो गुरुत्वाकर्षण है। ब्रह्मांड में दोस्तों प्रत्येक कण जो एक दूसरे कण होते हैं वो आकर्षण बल से चिपके होते हैं। यह आकर्षण बल दोस्तों दोनों कणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्यतिक्रमानुपाती होती है। ये दोस्तों आपको ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है, लेकिन मैं तो नहीं कहता कि फॉर्मूले से कोई क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी आप इसको ध्यान रख लीजिए। F बराबर होता है G इंटू एम इंटू M1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर, जहां दोस्तों F क्या होता है? फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। M1 मास 1 होता है और M2 मास द्रव्यमान का दूसरा कण या पहले कण होते हैं, और R दोस्तों इन दोनों के बीच की दूरी होता है, और गुरुत्वाकर्षण का एक नियतांक होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में, यानी कि SHM के बारे में। ये क्या होती है? सरल आवर्त गति क्या होती है? आवर्त गति पहले ज्ञात करते हैं। पहले आवर्त गति को ध्यान रखिए कि आवर्त गति क्या होती है। जब कोई पिंड दोस्तों एक निश्चित पथ पर निश्चित समयांतराल के बार बार अपनी गति को दोहराता है, जैसे कि आप ये पेंडुलम को देख रहे हैं, ये पेंडुलम है। ये पेंडुलम दोस्तों जब आप इसको थोड़ा सा भी सारा लगा देते हैं, थोड़ा सा इसको हिला देते हैं, तो ये अपने आप ही वापस गति आपस में करता रहता है, मतलब उसकी गति अपने आप ही होती रहती है। तो ये कहते हैं दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें दोस्तों उदाहरण भी है, जैसे झूला झूलते हुए एक बच्चे की गति, घड़ी की सुइयां की गति, सूर्य के चारों ओर की पृथ्वी की गति। ये दोस्तों सिंपल हार्मोनिक मोशन के कुछ उदाहरण हैं। वहीं दोस्तों एक दोलन होता है जिसको आप सरल लोलक या फिर सिंपल या पेंडुलम कहते हैं, और पेंडुलम इसके आवर्तकाल जिसको टाइम भी कहते हैं। तो ये कारण है दोस्तों सरल आवर्त गति के, इसको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट है ज्यादा, लेकिन इतना फिर भी नहीं है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं दोस्तों वेव की और साउंड वेव की। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। इससे इतने ज्यादा क्वेश्चन दोस्तों पिछले प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं कि लगभग सीडीएस के अंदर, एनडीए के अंदर या सीएपीएफ के अंदर लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा से इस पैराग्राफ से आते हैं। ठीक है, आपको इसको तैयार करना है। पहले तो मैं बात करता हूं दोस्तों वेव की और साउंड वेव की क्या होती है। पहले वेव देखते हैं। तरंगे एक प्रकार का दोस्तों डिस्टरबेंस होता है जो किसी माध्यम के कणों को गतिशील करती है और आगे बढ़ती है। तरंगों की जो गति होती है यानी वेव होती है, वो प्रक्रिया के माध्यम से कणों का हस्तांतर हुए बिना ऊर्जा का हस्तांतरण होता है। तरंगे दोस्तों 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है मैकेनिकल वेव, एक होती है दोस्तों ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, यानी कि यांत्रिक तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे। दोस्तों मैकेनिकल वेव ऐसी होती हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यह माध्यम के द्रव को अवस्था होती है और ठोस, द्रव अर्थात गैस हो सकती है। इसमें दोस्तों जो अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे, इनमें विभाजित किया जाता है। ट्रांसवर्स तरंगे दोस्तों कौन कौन सी होती है? जब तरंग की गति किसी माध्यम के बराबर लंबवत होती है तो उसे अनुप्रस्थ तरंगे यानी कि ट्रांसवर्स तरंगे कहते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों जैसे प्रकाश होती है, प्रकाश वेव होती है, यह लाइट वेव होती है। जलीय तरंगे होती हैं, भूकंप होती हैं, एस तरंगे होती हैं। अब अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं दोस्तों, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंगे दोस्तों 2 प्रकार की मैंने आपको बताई अभी। जो यांत्रिक या मैकेनिकल तरंगे होती हैं वो 2 प्रकार की होती है। अनुप्रस्थ तरंगे दोस्तों ये ठोस तरंगों के माध्यम से ही उत्पन्न होती हैं। ध्यान रखनी है, इन तरंगों का जो संचरण होता है शीर्ष व गर्त के रूप में होता है। और वहीं लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी होती है? ये तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन की दिशा में समांतर होती है और अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। उदाहरण के लिए धमनी तरंगे। अब मैं बात करता हूं दोस्तों डायमेंशन की। डायमेंशन क्या होता है? आयाम क्या होता है? माध्यम के दोस्तों कणों का अपनी मूल स्थिति में दोनों ओर अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। इसका जो एसआई मात्रक है दोस्तों वो है मीटर। आयाम का एसआई मात्रक भी मीटर है, ध्यान रखना है। अब तरंग दैर्ध्य यानी कि वेव एंडोरेंस क्या होती है? जो श्रृंगा जो 2 गतों के बीच की जो दूरी होती है उसको तरंग दैर्ध्य कहते हैं। आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड क्या होता है? एक श्रृंगा या फिर गर्त द्वारा एक दूरी तय करने के जो समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि दोस्तों इससे आगे आने वाले समय में आपसे लिए क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तरंग वेग क्या होते हैं और ध्वनि तरंगे के बारे में बात यानी कि साउंड वेव के बारे में बात करते हैं। साउंड वेव दोस्तों क्या होती है? इसके संचरण के लिए दोस्तों माध्यम की आवश्यकता होती है। इसका संचरण निर्वात में नहीं होता है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं।
धमनी की जो चाल होती है दोस्तों वो कौन सी होती है? जैसे धमनी की चाल माध्यम के गुणों ताप, आर्द्रता आदि पर निर्भर करती है। माध्यम का ताप बढ़ने पर धमनी की चाल बढ़ जाती है, यानी कि जो साउंड होती है उसकी चाल उसकी जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। जब भी कभी दोस्तों ताप बढ़ता है, ताप आदि पर निर्भर करती है, ताप बढ़ने पर धमनी की चाल बढ़ती है। इसको आपको ध्यान रखना है। यदि ताप स्थिर रहे तो दाब की धमनी भी चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान रखना है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों तारत्व की। मानव श्रव्य का जो परिसर होता है, जैसे आप सुनने की जो क्षमता होती है मानव की कितनी होती है? 20 किलो हर्ट्ज होती है दोस्तों। इतनी मानव के लिए यह इतनी फ्रीक्वेंसी के आधार पर हम इसको सुन सकते हैं। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। रेडियो इसकी तरंगें होती हैं, माइक्रोवेव होती है, इंफ्रारेड होती हैं, और विजिबल होती है, अल्ट्रावायलेट होती है, एक्सरे होती है, गामा किरणें होती हैं। ये सभी के सभी दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि जो रेडियो माइक्रोवेव और इंफ्रारेड और रेडियो वेव के बीच में कौन सी वेव आती है? वो आती है दोस्तों माइक्रोवेव। ये सीडीएस के अंदर आपके पूछा गया था। और फिर आती है दोस्तों इंफ्रारेड। जितनी ज़्यादा दोस्तों फ्रीक्वेंसी अधिक होती जाएगी उतनी ज़्यादा वेवलेंथ कम होती जाएगी, और उतनी ज़्यादा उसकी जो अक्षमता है वो ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, जैसे ऑटोमेटिक है, एटम है, मॉलिक्यूल है, प्रोटोजोन्स हैं, ये सब बातें हैं दोस्तों, इनको ध्यान रखनी है। इसमें जो दोस्तों हम इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं वो इतनी ही कर सकते हैं। रेडियो और माइक्रोवेव की तरंगों को ही हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखनी है आपको बात। अब मैं बात करता हूं दोस्तों हीट की, यानी कि उष्मा क्या होती है। उष्मा दोस्तों उष्मा क्या होती है? उष्मा के जो 3 विधियां होती हैं, कौन कौन सी? एक होती है दोस्तों चलन यानी कि कंडक्शन, एक होती है संवहन, एक यानी कि कन्वेक्शन, एक होती है विकिरण यानी कि रेडिएशन। उष्मा दोस्तों 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी मैंने आपको बताई अभी। कंडक्शन होता है, रेडिएशन होती है, कन्वेक्शन होता है। ठीक है, इसके माध्यम से दोस्तों हीट निकलती है और हीट अपना कार्य करती है। कैसे? जो हीट की जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों वो जूल होता है। सीजीएस पद्धति में इसका जो मात्रक होता है वो कैलोरी होता है। और जब ताप ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों कि हीट का एसआई मात्रक क्या होता है, या फिर एसआई यूनिट क्या होती है, सीजीएस यूनिट क्या होती है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। सीजीएस यूनिट होती है दोस्तों कैलोरी, और एसआई जो यूनिट होती है वो होती है जूल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखनी है। अब चालन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये जो कंडक्शन की मैं बात कर रहा हूं, ये कंडक्शन किस प्रकार का होता है? जब किसी वस्तु के दोनों छोरों के ताप में अंतर पाया जाता है तब गर्म सिरे में ठंडे सिरे की ओर उष्मा का हस्तांतरण होता है। जैसे ये छड़ी, आप एक हाथ से छड़ी पकड़ रखी है, यहाँ पर आपने इसमें आग में रख रखा है, लेकिन दोस्तों जो चलन होगा, कंडक्शन होगा, वो हाथ तक जरूर गर्माहट पहुंच जाएगी। ये होता है दोस्तों कंडक्शन। वहीं अब रेडिएशन के माध्यम से आप देखते हैं ये हाथ है और यहाँ पे गर्म चीजों, गर्म ये आग जल रही है, तो थोड़ी बहुत ही जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों हमारे हाथों तक पहुंचते हैं और वो हमारे हाथ को गर्म करते हैं। इसको कहा जाता है दोस्तों रेडिएशन। कन्वेक्शन दोस्तों ये क्या होता है? यानी कि विकिरण। इसका उष्मा अंतरण के दोस्तों जिसमें हस्तांतरण होता है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे सूर्य के ताप में गर्मी का गर्म होना, जलती हुई अंगूठी, और ये सभी के सभी दोस्तों क्या होती हैं? ये होती है संवहन या विकिरण। ठीक है, संवहन के बारे में बात करता हूँ। उष्मा संचरण यह विधि है जिसमें उष्मा का हस्तांतरण पदार्थों के माध्यम से होता है। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ लाइट की। लाइट के अंदर दोस्तों पहले मैं दर्पण की बात करता हूँ, यानी कि मिरर की बात करता हूँ। दोस्तों 2 प्रकार के मिरर होते हैं। एक तो होते हैं कॉन्केव मिरर, या एक होते हैं कन्वेक्स, यानी कि अवतल दर्पण, और एक होते हैं उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण के अंदर दोस्तों क्या होता है? अवतल दर्पण का जो दोस्तों जो बाहरी सिरा होता है वो उभरा हुआ होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या होती है दोस्तों इसके अंदर कि इसके जो आप किसका यूज कर सकते हैं? कायमे इसका यूज करते हैं। जैसे जो वस्तु अनंत पर रखी होती है उसका प्रतिबिंब बहुत छोटा होता है, और अवतल दर्पण के जो फोकस पर बनेगा, अवतल दर्पण द्वारा निर्मित यह प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक होगा। ये क्वेश्चन आपसे दोस्तों अवतल दर्पण के बारे में पूछे जाते हैं। यदि कोई वस्तु स्थिति जो अवतल दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और अनंत के बीच में निर्मित होती है, प्रतिबिंब आकार में छोटा और उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब होता है, यानी कि रियल और इनवर्स जो इमेज बनेगी वो रियल और इनवर्स इमेज बनेगी। ठीक है, यदि वस्तु दोस्तों वक्रता केंद्र पर रखी हो तो अवतल दर्पण होगा, निर्मित प्रतिबिंब के आकार का उल्टा और वास्तविक होगा। प्रतिबिंब निर्माण दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही होगा। ध्यान रखनी है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अब अवतल दर्पण के जो उपयोग है दोस्तों वो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में किए जाते हैं, और दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले जैसे टॉर्च, सैटेलाइट, वाहनों की हेडलाइट, ये होते हैं दोस्तों अवतल दर्पण के उपयोग। वहीं दोस्तों कन्वेक्स में, यानी कि उत्तल दर्पण की बात करूं तो मैं
उत्तल दर्पण का दोस्तों जो जो इसकी प्रॉपर्टी होती है, जो प्रथम वस्तु होती है वो अनंत पर रखी होती है, तो उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित जो प्रतिबिंब होते हैं वो बहुत छोटा बिंदुओं का आकार होता है। आभासी तथा सीधा इसका प्रतिबिंब बनता है और उल्टा बनता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना है। और इसका उपयोग कहाँ पे होता है दोस्तों? दूरदर्शी में होता है, धूप के चश्मे में होता है, और जो वाहन होते हैं उनके जो शीशे होते हैं पीछे देखने के लिए, उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। रिफ्रैक्शन की बात करता हूं दोस्तों, जो प्रकाश का रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्रैक्शन होता है। यह है दोस्तों रिफ्रैक्शन। ये लाइट आ रही है और ये लाइट दोस्तों जब इस पे पड़ेगी तब जाके हमारी आंखों पर ये हमें ये चीज दिखाई देगी, इसको कहा जाता है दोस्तों रिफ्लेक्शन। और वहीं अगर मैं रिफ्लेक्शन की बात करूं, आपने एक गिलास ले लीजिए, गिलास में कोई वस्तु या पेंसिल वगैरह दबा दीजिए तो वो आपको टेढ़ी दिखाई देगी, इसको कहा जाता है दोस्तों रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन यानी कि रिफ्लेक्शन के अंदर दोस्तों प्रकाश की किरणें जब निर्यतक के आपतित होकर एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाती है तो माध्यम से प्रकाश की किरण के पथ के परिवर्तन होता है। इस घटना को दोस्तों क्या कहा जाता है? अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन कहा जाता है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों लेंस के बारे में। कॉनकेव लेंस होते हैं और कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस होते हैं। दोस्तों जब आई एक देख रही है और ऑब्जेक्ट आपने छोटा है, तो अगर आपने कॉन्वेक्स यानी कि आपने कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया तो जो इमेज होगी, जो ऑब्जेक्ट होगा वो बड़ा बनेगा। वहीं अगर आपने इमेज को दोस्तों छोटा रखा है और आपने कॉनकेव लेंस को लगा दिया है, यानी कि आपने अवतल लेंस को लगा दिया है, तो आपका जो इमेज बनेगी वो बड़ी बनेगी। ये आपको ध्यान रखनी है। और इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सीधी बनेगी। ये प्रॉपर्टी है दोस्तों लेंस की, और ये दोनों की दोनों मैंने आपको मिरर की बताई, और ये है दोस्तों इनकी लेंस की। ठीक है, ये प्रॉपर्टी का इनका आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखनी है। ये कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब मैं बात करता हूं दोस्तों इंटरनल रिफ्रैक्शन की, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। लेंस की क्षमता होती है दोस्तों वो मापी जाती है डायोप्टर में। डायोप्टर में की जो एसआई पद्धति है दोस्तों, इसकी ध्यान रखनी है आपको, इंपॉर्टेंट है, आपके लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसमें जो बात करता हूं दोस्तों मैं अगली बात करता हूं इसमें इंटरनल रिफ्रैक्शन की, यानी कि आंतरिक परावर्तन की। पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोस्तों प्रकाश की जो संपूर्ण मात्रा होती है उसको परिवर्तित होती है। प्रकाश की संपूर्ण मात्रा परिवर्तित होने से प्रकाश में परिवर्तित होता है, यह स्थान बहुत चमकने लगता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दोस्तों दो स्थितियां होना अनिवार्य है: प्रकाशिक किरणें और माध्यम विरल, जो मतलब जिस माध्यम से वो जाएगी। आपतन कोण, कांतरिक कोण और बड़ा होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं इसका उदाहरण देता हूं, जैसे हीरे का चमकना, मरीचिका, मिरज, प्रिज्म होता है दोस्तों, आपने प्रिज्म के बारे में सुना होगा, ये प्रिज्म है। ठीक है, ये डायमंड जैसा डायमंड है, इसमें दोस्तों क्या होता है? ये इंटरनल रिफ्रैक्शन होता है। और आपने ये ऑप्टिकल फाइबर के बारे में जरूर सुना होगा, जो समुद्रों में बिछाई जाती है, वो दोस्तों इसी पर आधारित होती है, इंटरनल रिफ्लेक्शन के आधार पर ही वो कार्य करती है। ठीक है, अब मैं दोस्तों बात करता हूं इसमें स्कैटरिंग और डिफ्रेक्शन, और इसमें जो है दोस्तों स्कैटरिंग, एब्जॉर्प्शन, और इसमें जो मैंने आपको बात बताई, ये तो मैंने आपको बात बताते रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन की ट्रांसमिशन के बारे में, और डिफ्रेक्शन, ये दोस्तों सारे के सारे जो होते हैं ये लाइट से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जितनी भी आपकी लाइट होती है वो कैसी प्रॉपर्टी रखती हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। रिफ्लेक्शन के बारे में मैंने आपको बताया दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, और प्रकाश का डिफ्रैक्शन यानी कि व्यतिकरण क्या होता है, ऑब्जर्वेशन यानी कि उसको ऑब्जर्व करना, स्कैटरिंग क्या होती है दोस्तों, ये होती है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, ये प्रकीर्णन क्या होता है दोस्तों, पहले तो हम इसको समझते हैं प्रकीर्णन को। जब प्रकाश की किरणें दोस्तों वायुमंडल में गुजरती है तो वह छोटे छोटे वायुमंडल कणों में टकराकर विकसित हो जाती है। यही कारण है कि तापमान जो आसमान होता है हमें नीला दिखाई देता है, और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय दोस्तों जो सूर्य होता है लाल दिखाई देने की घटना भी प्रकाश के प्रेरण से संबंधित होती है। यह होता है दोस्तों स्कैटरिंग, यानी कि जब हमें सूर्य होता है जो वो हमें जब नीला दिखाई देता है तो वो स्कैटरिंग के कारण दिखाई देता है। और जो वर्ण विक्षेपण यानी कि डेप्रेशन होता है दोस्तों, ये आप डिफ्रैक्शन होता है जो ये किस प्रकार से होता है, जो श्वेत प्रकाश होता है उसके जो घटक रंग विभाजित होने लगते हैं, उस घटना को दोस्तों वर्ण विक्षेपण यानी कि डिफ्रैक्शन कहा जाता है। ठीक है, और डिफ्रैक्शन दोस्तों प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। यदि प्रकाश के मार्ग में कोई अवरोध रख देते हैं और प्रकाश अवरोध के किनारे से मुड़कर आगे बढ़ता है तो दोस्तों इसको डिफ्रैक्शन कहते हैं। ये आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। अब मैं बात करता हूं इसमें
इंटरफेरेंस के बारे में, इंटरफेरेंस भी एक प्रॉपर्टी होती है दोस्तों प्रकाश की। जब एक ऐसी वस्तु आवर्ती वाली प्रकाश की किरणों के एक माध्यम से समान की दिशा में चलती है तो उन तरंगों के अध्यारोपण प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को दोस्तों प्रकाश का व्यतिकरण यानी कि इंटरफेरेंस कहा जाता है। प्रकाश के अंतर दोस्तों कौन कौन से होते हैं? सरल होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी, जिसको आप कम पोषक दूरी वाले में जो उत्तल लेंस होते हैं उसमें उसको उपयोग करते हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी के करंट के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, ये दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। विद्युत आवेश दोस्तों क्या होता है, इलेक्ट्रिक क्या होता है दोस्तों, पहले तो आपको ये जानना जरूरी है। विद्युत आवेश दोस्तों किसी पदार्थ में वह भौतिक गुण जिसकी वजह से पदार्थ अक्षेत्र में एक बल का अनुभव करता है, विद्युत आवेश कहलाता है। दोस्तों लाइट क्या है, पहले तो आपको लाइट देनी है। लाइट दोस्तों इलेक्ट्रॉन का जो आदान प्रदान होता है वही तो लाइट होती है। वहीं अगर हम आवेश में इसको बात करें तो विद्युत आवेश किसी पदार्थ के या भौतिक गुण होता है जिसकी वजह से पदार्थ विद्युत क्षेत्र के एक बल का अनुभव करता है। कूलाम का नियम दोस्तों इसमें क्या कहता है? कूलाम के नियम के दोस्तों अनुसार दो आवेश के बीच लगने वाला आवेश परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको आप अगर मैं इसको फॉर्मूले में देखूं तो आपके लिए F बराबर होता है के क्यू इंटू Q2 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इनके दोनों के जो बीच की आर स्क्वायर है दोस्तों Q1 और Q2 के बीच की दूरी है, ठीक है, जिसको आर से डिनोट करते हैं। अब मैं बात करता हूं दोस्तों इसमें चालक की, कंडक्टर की, नॉन चालक की यानी कि नॉन कंडक्टर की, अचालक की, अर्धचालक की, सेमीकंडक्टर की। ये दोस्तों होते हैं कंडक्टर, ये बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, ये आपसे पूछे जाते हैं। सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, आयरन है, एल्युमिनियम है, ये कंडक्टर होते हैं। सेमीकंडक्टर दोस्तों कौन कौन से होते हैं? सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, सिलीनियम है और गैलियम है, आर्सेनाइड है, ये सारे के सारे सेमीकंडक्टर होते हैं। इंसुलेटर कौन से होते हैं दोस्तों? जिसको आप मतलब जिसमें जो धारा होती है वो प्रभाव नहीं होती है। ये ग्लास है, रबर है, ऑयल है, प्लास्टिक है, डायमंड है, ये सभी के सभी दोस्तों इंसुलेटर होते हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। सुपर कंडक्टर कौन कौन से होते हैं? जिनकी जो चालकता अधिक होती है वो सुपर कंडक्टर होते हैं। उनकी चालकता जो प्रतिरोध होता है वो शून्य होता है, लेकिन चालकता प्रदर्शित करते हैं अधिक, अनंत तक करते हैं। इसमें दोस्तों दो प्रकार की चीजें मैंने आपको बता देता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सीएफएल के बारे में, एलईडी के बारे में। सीएफएल दोस्तों क्या होती है? कॉम्पैक्ट फ्लोरेंस लैंप। ये आपने कभी पहले यूज देखे होंगे, जो बड़ी बड़ी ट्यूब लाइटें होती थी ना, लगभग 1.5 से 2 मीटर की जो ट्यूब लाइट होती थी लंबी वाली, ये दोस्तों इसको कहा जाता था सीएफएल यानी कि कॉम्पैक्ट फ्लोरेंस लैंप। ये दोस्तों क्या करती थी, ये पारा जो होता है ना उसके आधार पर उसकी वाष्प से भरा होता था, उसके अंदर पारा भरा होता था, तो वो विद्युत धारा के प्रभाव में अल्ट्रावायलेट प्रकाश का उत्सर्जन करती थी। जो अल्ट्रावायलेट लाइट होती थी दोस्तों, ट्यूब के भीतरी सतह के जो लेपित फास्फोरस होती थी वो कोटिंग से चमकने लगती थी। इस प्रकार से दोस्तों जो कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप थे वो जलने लगते थे। अब वो एलईडी आने लगे हैं, आपने देखे होंगे एलईडी आपके घरों में भी लग रहे हैं। वो एलईडी किस प्रकार के कार्य करते हैं, किस प्रकार से वो अपना वर्क करते हैं, आपको ध्यान रखना है। पहले तो एलईडी की जो फुल फॉर्म होती है वो आपको ध्यान रखनी है। एलईडी की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों वो लाइट एमिटिंग डायोड होती है। यह एक प्रकार का डायोड होता है जो विद्युत धारा प्रभावित होने पर प्रकाश उत्सर्जित करता है। यह एक अर्धचालक पदार्थ का बना होता है जिसमें पीएन जंक्शन डायोड का प्रयोग होता है। इसके मुख्य जो प्रकाश उत्पादक घटक होता है दोस्तों वो गैलियम आर्सेनाइड होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये पहले भी पूछा गया है कि इसका जो प्रकाश उत्पन्न होता है, जो एलईडी में जो प्रकाश बनता है वो किस कारण से होता है? वो होता है दोस्तों इसके अंदर गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है। एलईडी दोस्तों विद्युत ऊर्जा को सीधे प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है और इसलिए सीएफएल से ये ज्यादा दक्ष होता है, क्योंकि सीएफएल में दोस्तों जो पारा होता है वो हमारे वायुमंडल के लिए भी बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। इस वजह से अब आज के दिनों में एलईडी का ज्यादा प्रयोग होने लगा है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट की, यानी कि विद्युत धारा की। दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक होता है दोस्तों अल्टरनेटिव करंट, एक होता है दोस्तों डायरेक्ट करंट यानी कि एसी और डीसी। एसी दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा में दिशा में निश्चित समयांतराल में परिवर्तित होती रहती है, लेकिन जो आपके डायरेक्ट करंट होता है दोस्तों, जिसको आप बैटरी से भी डिनोट कर सकते हैं, जो बैटरी होती है वो डायरेक्ट करंट से रिलेटेड होती है, और जो एसी होती है जो आपके घरों में बिजली आती है वो एसी आती है, ठीक है। दृष्ट धारा में दोस्तों प्रवाह दिशा में एक ही दिशा में होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों बातें, आपको दृष्ट धारा के बारे में आपके ये सब बातें होनी चाहिए याद।
अब विद्युत शक्ति के बारे में बात करते हैं। जो दोस्तों हमारे हमारे जो बल्ब होते हैं, विद्युत मीटर होते हैं, विद्युत मोटर होते हैं, फ्यूज होते हैं, ये सभी के सभी दोस्तों किस प्रकार से कार्य करते हैं। विद्युत शक्ति क्या होती है दोस्तों? विद्युत शक्ति विद्युत परिपथ में जो ऊर्जा होती है उसके अक्षय होने की एक दर है। मतलब वो जब ह्रास होती है, विद्युत शक्ति जो कम होती है उसके होने की एक दर है। एसआई में इसका मात्रक है जो दोस्तों वो वाट है। ठीक है। विद्युत बल्ब क्या होता है? विद्युत बल्ब एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश उत्पन्न करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ये सब बातें आपको पता है। इसके अंदर दोस्तों टंगस्टन का तंतु का प्रयोग किया जाता है। और विद्युत हीटर क्या होता है दोस्तों? नाइक्रोम का एक तंतु लगा होता है। नाइक्रोम का जो गलनांक होता है वो प्रतिरोधक, उसकी अक्षमता क्या होती है, मतलब वो ज्यादा, अगर आप उसको हीट ज्यादा दे देते हैं वो तब भी नहीं जलता है। तो इसी प्रकार से दोस्तों जो प्रतिरोध उसका होता है वो बहुत ज्यादा उच्च होता है। जब विद्युत धारा उसमें प्रभावित की जाती है तो वो गर्म होकर उसका उत्पन्न करता है। मोटर क्या होती है? विद्युत मोटर दोस्तों एक ऐसी युक्ति होती है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ये सिंपल सी बातें हैं, इनको ध्यान रखनी है। अब मैग्नेटिज्म क्या होता है दोस्तों? चुंबकत्व, यानी कि अब मैं चुंबक क्षेत्र की बात करता हूं पहले तो। मैग्नेटिज्म दोस्तों क्या होता है? जिस स्थान पर चुंबक स्थित होते हैं चारों ओर से वह क्षेत्र जिसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है वो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र होता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। चुंबक आपने देखी होंगी, एक तरफ से तो वो चिपकने लगती है और दूसरी तरफ से दोस्तों वो प्रतिकर्षित यानी कि एक पीछे हटती है। तो दोस्तों ये इसकी प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिज्म की। ठीक है। विपरीत ध्रुव वाले यानी कि जो विपरीत ध्रुव के होते हैं एक दूसरे से प्रतिकर्षित करते हैं। इनका जो गुण होता है दोस्तों चुंबकीय सिरे के एक दूसरे के लिए प्रतिकर्षण का गुण प्रदर्शित करते हैं। ये होती है दोस्तों चुंबक का यानी कि चुंबकीय। अब चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं? जैसे चुंबकीय पदार्थ में उदाहरण के सहित मैं आपको इसमें दिखा सकता हूं, ये आप इसमें देखिए। जैसे अनुचुंबकीय जो कौन कौन से होते हैं? ये वे पदार्थ होते हैं दोस्तों जिनके अंदर चुंबकीय गुण बहुत कम होता है, जैसे बिस्तम है, प्लेटिनम है, एल्युमिनियम है। और जो लोहे चुंबक होते हैं जिनके अंदर लोहा होता है वो सबसे ज्यादा उनकी प्रॉपर्टी अच्छी होती है चिपकने की। वे पदार्थ दोस्तों जो चुंबकों द्वारा आकर्षित किए जाते हैं जिन्हें चुंबकित भी किया जा सकता है, जैसे लोहा है, निकिल है, कोबाल्ट है। और प्रतिचुंबकीय ये पदार्थ दोस्तों बहुत कम चुंबकीय गुण युक्त करते हैं, जैसे शीशा है, जल है, हवा है, चांदी है, तांबा है। ये सभी के सभी दोस्तों ये हमारे चुंबकीय पदार्थ हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखनी है। ये सब बातें मैंने आपको इसमें बता दी हैं, जो भी इसमें मैंने आपको बताई है दोस्तों, ये फिजिक्स रिलेटेड मैंने आपको इसमें बताई है। आपको ध्यान रखना है, जो जो बातें मैंने इसमें बताई है आपको अच्छे से उसको रिवाइज करना है, क्योंकि दोस्तों इससे इंपॉर्टेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आपको ज़्यादा इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको अगेन एक और बात बताऊँ, अगर आप जो साइंस बैकग्राउंड है आपका नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इस लेक्चर को अच्छे से आप इसको कंप्लीट करिए, जिससे कि आपके आने वाले समय में आपका जो एग्जाम होगा वो अच्छे से हो जाएगा। दोस्तों जितनी बातें मैंने इसमें आपको बताई, आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करें। ठीक है। आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।